नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगर वन योजना के बारे में। ये योजना हाल ही में पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून को सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है और इसकी क्या डिटेल्स हैं, नगर वन क्या होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे ये तैयारी कर सकते हैं वाया द स्टडी आईक्यू ऐप। तो ये ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उस पर जो फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्मार्ट कोर्स, इसे आप अवेल कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमारे पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये स्कीम अनाउंस करी थी। इस बार फंक्शन सारे ऑनलाइन थे तो ऑनलाइन ही स्कीम को अनाउंस किया गया था और ये बताया गया सरकार की तरफ से कि 200 नगर वन डेवलप किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। तो नगर वन, जैसा कि नाम हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, यानी कि सिटी के अंदर एक फॉरेस्ट बनाया जाएगा। हालांकि ये स्कीम जो है एग्जैक्टली 4 साल पहले भी पर्यावरण दिवस के दिन प्रकाश जावड़ेकर जी अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उस समय इस स्कीम पर कोई काम नहीं किया गया था। तो इसीलिए शायद इसे फिर से अनाउंस करके रीपैकेज करके सरकार इस बार इसकी फंडिंग जारी करेगी। तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि फंडिंग आएगी या नहीं, लेकिन क्योंकि स्कीम फिर से अनाउंस हुई है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो ये स्कीम जो है इसे लागू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कोई भी स्कीम की मिनिस्ट्री आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो इसके लिए है MOE-FCC। और भारत सरकार ने इस बार एनवायरमेंट डे की जो थीम थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर अर्बन फॉरेस्ट पर ध्यान दिया है। अर्बन फॉरेस्ट जो है वो मेजर स्कीम थी, नगर वन योजना ही मेजरली अनाउंस करी गई थी सरकार की तरफ से। बाकी एनवायरमेंट डे क्या होता है ब्रीफली इसके बारे में भी जान लो। क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने के लिए, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन रोकने के लिए 1974 से एक दिन मनाया जा रहा है 5 जून। क्या मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि 5 जून का दिन सिलेक्ट क्यों किया गया था? इसका अगर रीजन आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा। तो 5 जून के दिन चाहे वो दुनिया भर की सरकार हो, यूनाइटेड नेशंस हो, बिजनेसेस हैं, सिटीजन, सभी एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करते हैं और उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हर साल इसकी एक थीम होती है। थीम डायरेक्टली कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो 2020 के एनवायरमेंट डे की थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, और पिछले 1 साल में दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनकर उभरी हैं। तो इसीलिए जैव विविधता एक अर्जेंट और एग्जिस्टेंशियल इशू बन चुका है। एग्जिस्टेंशियल इसलिए कि दुनिया में जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आप देख ही रहे होंगे, अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी आग लगी थी, ईस्ट अफ्रीका से लेकर एशिया के कई देशों में लोकस्ट अटैक जो इस वक्त जारी है, ग्लोबल पैंडेमिक चल रही है। तो कई तरह के ह्यूमन और एनिमल्स के जो वेब हैं, फूड चेन है, फूड वेब हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन इस वक्त उन पर एक खतरा चल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी पर इस खतरे को हाईलाइट करने के लिए ही इसे थीम चुना गया था। अब हर साल एक होस्ट कंट्री होता है जो उस साल के एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशंस को ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि इस बार अगेन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा फंक्शंस नहीं हो पाए, लेकिन होस्ट कंट्री था कोलंबिया। और यहाँ पर आप थीम भी देख सकते हैं डाइवर्सिटी। तो कोलंबिया ने जितना भी ऑनलाइन या डिजिटल करना था वो सब कोलंबिया की तरफ से किया गया मेजरली। तो हर साल थीम और कंट्री चेंज होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोलंबिया कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर स्थित ये देश है कोलंबिया। अब आते हैं अर्बन फॉरेस्ट पर। तो अर्बन फॉरेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई शहर अपने सिटीज़ में जंगल जैसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे एरियाज में, और इसमें लीडिंग सिटीज़ हैं रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील का शहर है, जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। इन्होंने काफ़ी बड़े अर्बन एरियाज को अपने फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ आपको, ये रियो डी जेनेरो का एक फोटो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। और ये केवल कोई पार्क नहीं है, इसमें प्रॉपर बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी सारा एरिया इसमें जंगल में तब्दील किया गया है। इस वक्त भारत के भी ज़्यादातर शहरों में आपको बाग बगीचे, गार्डन, पार्क जहाँ पर लोग वॉक करने जाते हैं, बच्चे टहलने जाते हैं, इस तरह के एरियाज मिल जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अभी फॉरेस्ट नहीं है। तो फॉरेस्ट और गार्डन और पार्क में काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ये है न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क। काफ़ी आइकॉनिक है, कई फिल्मों में, टीवी शोज़ में भी इसे दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेंस पॉपुलेशन है, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। न्यूयॉर्क शहर की जो सबसे मेन एरिया है वो यही वाला है, मैनहट्टन का। इसके बीचों बीच स्थित है ये सेंट्रल पार्क। तो सेंट्रल पार्क में काफ़ी एरिया पार्क जैसा भी है, वहाँ पर घास लगी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया इसका जंगल की तरह
यानी वुडलैंड की तरह कन्वर्टेड है। इसमें कुछ तालाब भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिटी के लिए एक फेफड़े का काम करता है। इट एक्ट्स लाइक द लंग्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, स्पेशली मैनहट्टन। तो जहां पर डेंस पॉपुलेशन है वहां पर जंगल की, पेड़ों की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। अभी आपको बताता हूं कैसे। पहले ऐसा माना जाता था कि जंगल तो केवल शहरों से दूर होने चाहिए, रिमोट एरियाज में होने चाहिए, जहां जंगल हैं वहीं पर उन्हें कंजर्व किया जाए। लेकिन जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आबादी गांव से ज्यादा शहर की तरफ माइग्रेट कर रही है, उससे शहरों पर प्रेशर भी पड़ा है और एक ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा आज शहरों में रहता है। तो ऐसे में शहरों में बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और अन्य दूसरे बेनिफिट्स के लिए भी शहर में फॉरेस्ट होना जरूरी है। तो केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए पार्क या फिर फॉरेस्ट नहीं होते हैं, उसके कई बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। इस लिस्ट में आपको मैंने वो सारे बेनिफिट्स बता रखे हैं जो अर्बन फॉरेस्ट के होते हैं। तो लेफ्ट साइड में समस्या है और राइट साइड में अर्बन फॉरेस्ट उसे किस तरह से सॉल्व करता है वो लिखा गया है। तो पहला है फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर पेड़ों से कई प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं मिलती है। अर्बन पॉवर्टी, अगर फॉरेस्ट बनाए जाएंगे तो उससे जॉब क्रिएट होगा, उसको मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए। पॉवर्टी भी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, हालांकि मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है। सॉइल एंड लैंडस्केप डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर सॉइल अच्छी होती है जहां पर भी पेड़ लगाए जाते हैं, मिट्टी में पकड़ बनाते हैं पेड़ और उसकी जड़ें। चौथा, बायोडाइवर्सिटी शहरों में कम होती जा रही है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, शहरों में बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, गाड़ियों की आवाज़ है, अन्य इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं। तो जहाँ पर भी पेड़ होते हैं वहाँ पर वैसे भी नॉइज पोल्यूशन कम हो जाता है, पेड़ नॉइज पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। और एयर पोल्यूशन में भी लोकल एरिया में कमी देखी जाती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो जितना शहर ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़रूरत है कि उसे शहर के अंदर ही सिक्वेस्टर किया जाए। तो ये नगर वन कार्बन को सिक्वेस्टर करके यहीं पर ट्रैप कर लेंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, आपने रिसेंटली देखा होगा कोलकाता और मुंबई दोनों शहरों में तूफान ने कितनी तबाही मचाई। तो ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से भी लड़ने में मदद मिलती है अगर शहरों में जंगल ज़्यादा हैं, पेड़ ज़्यादा हैं। तो इसके कारण प्रोटेक्शन भी मिलता है और सिटी का क्लाइमेट रेजिलिएंट बनता है। सबसे महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से इफेक्ट इसका होगा हीट आइलैंड इफेक्ट पर। हीट आइलैंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि शहर जो कि मोस्टली कंक्रीट के बने होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जब शाम होती है या रात होती है तो वो हीट फिर से कंक्रीट से निकलकर बाहर आती है और उसके कारण शहरों का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप सिटी में रहते होंगे तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कभी शाम को 7 या 8 बजे अपने शहरों के फुटपाथ पर चलकर देखिएगा कितनी गर्मी निकलती है उन कंक्रीट के ब्लॉक से। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही हीट आइलैंड इफेक्ट उस शहर का कम होगा। और फाइनली लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, चलने फिरने के लिए अच्छी जगह मिलती है, पेड़ों में वॉक करने से मन शांत रहता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। शहरों में बाढ़ की समस्या भी बहुत बढ़ गई है, इसमें भी मदद मिलेगी अगर पेड़ ज़्यादा होंगे। जो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है उसे मिटिगेट किया जा सकता है और फ्लडिंग कम करी जा सकती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, वाटर टेबल को ये हेल्प करता है। जितना ज़्यादा वन क्षेत्र होगा किसी भी शहर में उतना उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक फुली ग्रोन ट्री यानी कि एक बड़ा मैच्योर पेड़ लगभग 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है पूरे साल में। और CO2 आपको मालूम ही होगा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इतना ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये पेड़ कर लेते हैं। और बाकी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो ये याद रखिएगा, सारे मेंस में लिखने के आपके काम आएंगे, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। अब आते हैं भारत पर। तो आज से 4 साल पहले 2016 में पुणे शहर में एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया गया था जो आज पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। इस एरिया का नाम है वारजे अर्बन फॉरेस्ट या स्मृति वन भी कहते हैं इसे। तो ये पहले एक बंजर पहाड़ी थी, वारजे पहाड़ी, और यहाँ पर कई प्रकार के एनक्रोचमेंट हो गए थे, लोगों ने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, बिल्डर्स एनक्रोच करना शुरू कर चुके थे। तो ये ज़मीन थी महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लेकिन एनक्रोचमेंट्स के कारण सरकार को लगा कि यहाँ पर एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाए, कुछ डेवलपमेंट किया जाए। तो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुछ NGOs ने और कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज ने मिलकर इसमें प्लांटेशन करना शुरू किया, पेड़ लगाने शुरू करे। और आप देख सकते हैं ये एक सैटेलाइट मैप से मैंने फोटो लिया है। तो ये वाला जो आपको बैरन सा एरिया, जो बंजर सा एरिया नजर आ रहा है, ये पुराना फोटो है। तो स्मृति वन का ये एरिया है, इसके चारों तरफ आपको आबादी नजर आएगी पुणे शहर की। लेकिन अब इस क्षेत्र में कुछ ऐसा नज़ारा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए गए और उस पूरी पहाड़ी को एक फॉरेस्टेड एरिया में डेवलप करने की कोशिश करी गई है। तो पूरा शहर आसपास और बीच में एक शानदार जंगल जैसा एरिया। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाया गया, ये है स्मृति वन। स्मृति वन का मतलब है कि एक आम नागरिक इस फॉरेस्टेड एरिया में एक पेड़ को अडॉप्ट कर ले अपने किसी परिवार के या फिर पूर्वज के नाम पर। तो मान लो कि मैं अपने दादाजी के नाम पर एक पेड़ को गोद ले लेता हूँ
तो उस पेड़ का रख रखाव, उसका ध्यान रखना, वो सब मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी अगर मैं पुणे शहर का नागरिक हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट सरकार ने वहाँ पर लाया और लोगों ने इसे हाथों हाथ अपनाया और कई लोगों ने वहाँ पर स्मृति में अपने पूर्वजों की या फिर अपने परिवारजनों की स्मृति में पेड़ों को अडॉप्ट किया है। और आज स्मृति वन में, वारजे हिल में 6,500 पेड़ हैं, जिसमें मल्टीपल स्पीशीज़ हैं। प्लांट स्पीशीज़ जब होती हैं तब ऑटोमेटिकली बटरफ्लाइज आ जाती हैं, दूसरे जानवर भी आ जाते हैं। तो आप देखिए इस बंजर इलाके में आज 15 बटरफ्लाई स्पीशीज़, 10 रेप्टाइल और 3 मैमल स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। 5 छोटे छोटे पानी के पॉन्ड्स भी बना दिए गए हैं और 2 वॉच टावर बनाए हैं जहाँ से बर्ड वॉचिंग एक्सेट्रा। आज इस वारजे हिल स्मृति वन में लगभग 1000 से 1500 लोग डेली आते हैं और वातावरण का आनंद लेते हैं। तो नगर वन योजना के तहत गवर्नमेंट का टारगेट है कि 200 सिटीज़ में अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर दिए जाएं आने वाले 5 सालों में। कोशिश ये है कि जिस भी शहर में म्यूनिसिपल काउंसिल है वहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप हो। इसमें जनता की भागीदारी भी रखी जाएगी, एनजीओज, कॉरपोरेट्स, लोकल सिटीजन्स की मदद ली जाएगी ताकि पेड़ों का रखरखाव लंबे समय तक हो सके। हाँ, जहाँ तक ज़मीन की बात है तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी जाएगी। तो कोशिश ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है जो डिग्रेड हो चुका है उसे फिर से रेजुविनेट किया जाए, या फिर कोई खाली पड़ा बहुत बड़ा वन एरिया है सिटी के बीचों बीच तो उसे डेवलप किया जाए। इससे शहरों के एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट का भी इकोलॉजिकल रेजुविनेशन हो जाएगा। इस स्कीम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा दिया जाएगा कैंपा फंड्स के थ्रू। तो 2016 में एक एक्ट आया था कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, और इस फंड को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसको हम कहते हैं कैंपा। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब कि अगर कहीं पर कोई पेड़ काटता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए कहीं और पेड़ लगाने के लिए सरकार को पैसा दिया जाता है। तो मान लो कि कहीं हाईवे बन रहा है, उस हाईवे को बनाने के लिए 1000 पेड़ काटे जाते हैं, तो हाईवे बनाने वाली कंपनी कैंपा फंड के अंदर 1000 पेड़ों के बराबर पैसा जमा कराएगी। इस पैसे का 10% हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखती है और 90% देती है राज्य सरकारों को। और राज्य सरकार का ये काम होता है कि जो 1000 पेड़ काटे गए हैं उतने के उतने एरिया में फिर से 1000 पेड़ लगाए जाएं। अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड है तो फिर बराबर एरिया में प्लांटेशन हो, और अगर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है तो डबल एरिया के अंदर प्लांटेशन करना होता है। तो याद रखिएगा कि नगर वन योजना के पैसे भी कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड से आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।